So in today's discussion, we will have very important topic of molecular basis of inheritance, जिसमें हम लोग जानते हैं सेंट्रल डॉगमा हम लोग पढ़े होंगे. सेंट्रल डॉगमा वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वी हैव कि डीएनए अपना मल्टीपल कॉपीज बनाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रेप्लिकेशन. डीएनए आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. और आरएनए फर्दर जो है एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस करने में अगर हेल्प कर रहा है तो यह प्रोसेस कहलाता है ट्रांसलेशन. So we have studied replication very well in detail. आज हम लोगों का चर्चा करने का जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन. सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है. ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है इसमें डीएनए से आरएनए बनता है, और डीएनए हम लोग जानते हैं कि डबल हेलिक्स होता है, और हमें जो आरएनए बनाना है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है. तो इसका मतलब हम किसी एक ही स्ट्रैंड का इसमें सिलेक्शन करेंगे. डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से हम लोग आरएनए नहीं बनाएंगे. अगर इस दोनों स्ट्रैंड से हम लोग आरएनए बना दिए तो हमारे पास 2 आरएनए होगा और 2 प्रोटीन भी बनेगा, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा. इवन यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा, क्या होगा, ये डीएनए है और हमें बनाना आरएनए है, तो एंजाइम का नाम हम बहुत आसानी से बता सकते हैं. दैट इज डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट है, डीएनए डिपेंडेंट, एंड आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज. तो यहाँ पर ये एंजाइम इन्वॉल्व होगा, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. यह एंजाइम का जो फंक्शनिंग होता है, जो ये आरएनए बनाएगा, वो हमेशा बनाएगा 5' to 3' डायरेक्शन में. इसका डायरेक्शन ही 5' to 3' होता है. तो इसलिए भी डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड सेलेक्ट होगा टू फॉर्म आरएनए. जिस स्ट्रैंड को हम लोग बोलते हैं 3' to 5' स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड को हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. यानी डीएनए का केवल और केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड ही हमें आगे आरएनए बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ये रीजन हो गया कि हमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल एक ही स्ट्रैंड का इस्तेमाल करना है. टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड मल्टीपल कॉपीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, एंड ऑल्सो देयर इज अ एंजाइम व्हिच इज वेरी मच स्पेसिफिक इन द डायरेक्शनल फंक्शन. आगे बढ़ते हैं. हमारे पास डीएनए का पूरा जो सेट है या पूरा जो चेन है, उसका हमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं करना है. हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है एक स्पेसिफाइड रीजन का. और उस स्पेसिफाइड रीजन का पता कैसे चलेगा? ये हो गया 5', ये हो गया 3', ये हो गया आपका 3', ये हो गया 5'. अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, एनसीईआरटी के एग्जैक्ट डायग्राम पे अगर हम लगाएंगे तो ये इसलिए एनसीईआरटी में दे रखा हुआ है ना. यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होता है, प्रमोटर होता है, प्रमोटर एरिया, जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगा, और अंत में जहां पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटर एरिया. इन दोनों के बीच में जो रीजन है उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल रीजन. और ये पूरा कंप्लीट जो हमने बनाया हुआ है ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट, ठीक है. इसका मतलब एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में एक प्रमोटर एरिया रहेगा, फिर एक स्ट्रक्चरल जीन रहेगा, स्ट्रक्चरल एरिया, और दूसरा लास्ट जहां पे खत्म होता है वो टर्मिनेटर एरिया कहलाता है. 3' to 5' ये हमारा क्या है, ये हमारा टेम्पलेट है. और ये 5' to 3' क्या है हमारा, ये कोडिंग स्ट्रैंड है. टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड को बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, टेम्पलेट को ही बोलते हैं नॉन कोडिंग स्ट्रैंड. ये सारे नाम आपको सुनने को मिलेंगे. यानी 3' to 5' हमारा टेम्पलेट हो गया या एंटी सेंस कह लेंगे.
5' to 3' हमारा क्या हो गया, कोडिंग स्ट्रैंड हो गया। इसका नाम कोडिंग इसलिए है क्योंकि ये पोजीशनिंग सेट कर रहा है, प्रमोटर इसके 5' एंड की तरफ रहता है और टर्मिनेटर इसके 3' एंड की तरफ रहता है। दैट्स इट। इसका काम ट्रांसक्रिप्शन में नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन में काम किसका होगा, 3' से 5' एंड वाले टेम्पलेट स्ट्रैंड का। बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब स्टार्ट होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस में हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स के अंदर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास ये जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, ये केवल एक ही एंजाइम होता है, ओनली वन एंजाइम, एक ही एंजाइम है और यही एंजाइम जो है वहां पर आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या स्टेप होता है, सबसे पहले होता है इनिशिएशन, शुरुआत हो रहा है। शुरुआत होने के क्रम में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफाइड इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर मॉलिक्यूल है वो है आपको सिग्मा। सिग्मा आपके पास यहाँ पर स्टार्टर के तौर पे यूज हो रहा है। सिग्मा के साथ हमारा क्या बॉन्ड यहाँ पे हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे जुड़ रहा है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ करके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को शुरुआत करता है। जैसे ही ये शुरुआत हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड आपका जो हम लोग बोलते हैं एटीपी है ना, एडिनोसाइन ट्राई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो है वो ऐड होने लग जाते हैं। इस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के एडिशन से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाता है, एमआरएनए का चेन। या हम लोग अभी एमआरएनए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, तो एमआरएनए का चेन बनना शुरू हो जाता है। इस स्टेप में हम लोग बोलते हैं कि इलोंगेशन हो रहा है, हमारा एमआरएनए बढ़ रहा है। अंत में जब हमारे पास एमआरएनए फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, तो यही आरएनए पॉलीमरेज को रोकना जब होता है तो हम रो फैक्टर के साथ इसको क्या करते हैं, रो फैक्टर के साथ अटैच कर देते हैं। रो फैक्टर के साथ जब ये अटैच हो जाता है तो हमारा पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप देख रहे हैं। इनिशिएशन, हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच हुआ है सिग्मा फैक्टर के साथ, शुरू हो गया। फिर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट ऐड होने लगा तो इलोंगेशन। फिर अंत में वो जाके रो फैक्टर जो है अटैच हो गया आपके पास आरएनए पॉलीमरेज के साथ, तो टर्मिनेशन। ठीक वैसे ही जैसे कि गाड़ी को स्टार्ट करना हुआ, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करते हैं, शुरू में धक्का लगाते हैं। एक बार धक्का लगा दिए, गाड़ी चलने लग गई। लेकिन वो गाड़ी ऐसा है जिसको कहीं रोकना नहीं है, अगर रोक दिए तो बस फिर स्टॉप हो जाएगा। तो बस एक धक्का लगाने का काम कर रहा है यहाँ पे सिग्मा फैक्टर। बीच में इलोंगेशन के समय में वो अटैचमेंट वहां पर ब्रेक हो गया है, सिग्मा फैक्टर अलग हो गया है, और जब उसे रोकना हुआ तो हम रो फैक्टर के साथ उसको अटैच कर दिए। तो रो फैक्टर से अटैच कर दिए तो रुक गया। इतना सिंपल सा प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स में। अब आगे देखते हैं कि आखिर ये यूकैरियोट्स में ऐसे डिफरेंट कैसे हो जाता है। आखिर में यूकैरियोट्स के अंदर हम लोग देखेंगे। देखो, पहला स्टेप में हम लोग क्या देखें कि हमारे पास यहाँ पे सिग्मा फैक्टर था। सिग्मा फैक्टर से हमारा अटैच हो गया है आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट अटैच होने से हमारे पास क्या बनने लग गया, आरएनए का स्ट्रैंड बनने लग गया। ये आरएनए का स्ट्रैंड है और यहाँ पे ये सिग्मा फैक्टर है, और हमारे पास जो एंजाइम था वो एंजाइम आगे बढ़ रहा है, ये एंजाइम है ना। और आखिरी में हम लोग टर्मिनेशन में क्या देख रहे हैं कि ये एंजाइम जाके अटैच हो गया है रो फैक्टर से, और हमारा जो आरएनए है वो बनके तैयार हो गया। यही 3 स्टेप अभी हम लोग पढ़े हैं, राइट। देयर आर 3 स्टेप्स। यही 3 स्टेप हमारे यूकैरियोट्स में भी होता है। सिंपल है, यूकैरियोट्स में भी यही 3 स्टेप होगा, बट यहाँ पे हमारे पास जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो यहाँ पर एक ना होकर के बल्कि यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। देयर आर 3 टाइप्स, 1, 2 एंड 3। यूकैरियोट्स में हमारे पास डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कितने होंगे, 3 होंगे, और ये 3 होने से अलग अलग आरएनए यहाँ ये बनाते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा, आरआरएनए,
2 क्या बनाएगा, mRNA या HNRNA बोल सकते हैं हम लोग, है ना। 3 क्या बनाएगा, tRNA, 3 क्या बनाएगा, tRNA, या फिर 5 SRRNA, 5 SRRNA, या SNRNA। तो यहाँ पे अलग अलग आरएनए बनाने के लिए अलग अलग डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। पहला डिफरेंस हो गया ये, प्रोकैरियोट्स से आपके यूकैरियोट्स में पहला डिफरेंस ये आपको देखने को मिल रहा है। इवन यूकैरियोट्स में जब हमारा आरएनए बनता है तो ये मोनोसिस्टोनिक होने के कारण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये मोनोसिस्टोनिक जीन होते हैं, स्प्लिट जीन जिसको बोलते हैं। स्प्लिट जीन होने की वजह से यहाँ पे आपको इंट्रॉन, एक्सॉन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। इंट्रॉन जो होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, एक्सप्रेस कौन होता है, सिर्फ एक्सॉन। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं उसको क्या करना होगा, कट करके हटाना होगा। तो हम कट करके एंट्रॉन्स को क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्रॉन्स को हटा देंगे, केवल हमारा एक्सॉन्स रह जाएगा, एक्सॉन्स रह जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं केवल हमारे पास क्या बचा है, एक्सॉन। ये जो अभी हमारे पास बन के तैयार हुआ है इसे हम कहते हैं HNRNA। ये हमारा HNRNA। अभी तक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर हम लोग अभी तक mRNA नहीं बना पाए हैं, जबकि यहाँ पे हमारा जो बन चुका था डायरेक्टली हमारा प्रोकैरियोट्स के अंदर वो mRNA था। लेकिन हमें प्रोसेस की करने की जरूरत पड़ रही है। ये प्रोसेस करने का जरूरत यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पड़ा था, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर हमें मल्टीपल प्रोसेस करना पड़ रहा है ना। ये पहले स्प्लाइसिंग करना पड़ा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज टेलिंग एंड कैपिंग। टेलिंग एंड कैपिंग करना पड़ता है। टेलिंग हम किस चीज का करते हैं, टेलिंग जाहिर सी बात है, टेल पे हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। टेल किधर साइड होगा, फिर डैश एंड की तरफ। क्या चीज हम लोग मार्क करेंगे, तो हम लोग पॉलीएडिनाइलेटेड रेसिड्यूज वहां पे मार्क करते हैं, जो लगभग 200-300 के संख्या में आपको देखने को मिलेंगे, पॉलीएडिनाइलेट। और कैपिंग किसका करते हैं हम लोग, किधर करते हैं, तो 5' के एंड की तरफ करते हैं। किस चीज का करते हैं कैपिंग हम लोग यहाँ पे मिथाइलेटेड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का कैपिंग करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग कैपिंग और टेलिंग, क्योंकि ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये कहां पे हो रहा है, यूकैरियोट्स में स्पेशली अगर बात करें तो ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। और फाइनली जो है mRNA हमारा बन के तैयार हो जाएगा जब, तो वो निकल के कहां जाएगा, राइबोसोम के अंदर जाएगा ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। तो उसके लिए अगर हम राइबोसोम के लिए चिन्हित करके नहीं भेजेंगे, उसको आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा के नहीं भेजेंगे, तो वो कैसे स्टैंड कर पाएगा कि कौन से mRNA हैं। पहला रीजन टेलिंग कैपिंग करने के लिए। दूसरा रीजन ये है कि अगर हम टेलिंग और कैपिंग कर रहे हैं तो उस स्ट्रैंड को हम प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, ताकि कोई एंजाइम आकर के उसको डिग्रेड ना कर दे, है ना, कोई एंजाइमेटिक एक्शन से वो ब्रेक ना हो जाए। तब जाकर के फाइनली हमारा ये mRNA यहाँ से रिलीज हो रहा है और ये न्यूक्लियस से रिलीज होकर के बाहर जा रहा है फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। अब इसका क्या होगा, mRNA से क्या बन जाएगा, प्रोटीन बन जाएगा, जो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।